चलो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या बोलता है पहले सुन लेते, इधर देखो। मिस्टर एक्स अ सिटीजन ऑफ इंडिया गॉट एन अपॉइंटमेंट लेटर फ्रॉम फॉरेन कंट्री। मिस्टर एक्स कहां का सिटीजन है? इंडिया का सिटीजन है, उसको एक अपॉइंटमेंट लेटर मिला एक फॉरेन कंट्री से, मतलब उसकी नौकरी लग गई है, सीधी सी बात है। His estimated total income till the departure from India is 6,30,000। इंडिया में जब तक था तब तक की उसकी इनकम कितनी थी? 6,30,000। His foreign income after leaving India 6,50,000। इंडिया छोड़ के चला गया, उसके बाद उसकी इनकम कितनी हो गई? 6,50,000। तो टोटल अगर बोलोगे तो साल में मिला के कितना कमाया है वो? 12,80,000 कमाया है। तो इसको मैं इंडियन इनकम बोल सकता हूं और इसको फॉरेन इनकम बोल सकता हूं मैं, ठीक है। आगे क्या बोलता है क्वेश्चन में? कंप्यूट हिज टैक्स लायबिलिटी इफ ही लीव्स इंडिया ऑन 1st of July 2025 ऑन 31st of October 2025। क्या काम करने बोला है ये क्वेश्चन में? कंप्यूट हिज टैक्स लायबिलिटी। सुन लो ध्यान से मेरी बात, ये जो क्वेश्चन है ये बेसिकली रेसिडेंशियल स्टेटस चैप्टर का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर का है और रेसिडेंशियल स्टेटस कौन से यूनिट में आता है? यूनिट नंबर 1 में। और नॉर्मली बच्चे इसको पढ़ के जाते नहीं। और काम क्या करने के लिए बोला इसमें? आपको टैक्स लायबिलिटी निकालने के लिए बोला। और टैक्स लायबिलिटी की कैलकुलेशन हमने कौन से यूनिट में करी हुई है? यूनिट नंबर 4 में की हुई है। तो ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, रेसिडेंशियल स्टेटस पढ़ तो लोगे और इस क्वेश्चन को छोड़ के चले जाओगे ना और यूनिट नंबर 1 में पूछ दिया तो बहुत सारे लोग आवाज उठा देंगे कि ये कहाँ का है, ये कौन से यूनिट का है? यूनिट 4 का, और इसको यूनिट 1 में क्यों दे दिए? ये क्यों यूनिट 1 में है? क्योंकि ये क्वेश्चन जो है रेसिडेंशियल स्टेटस चैप्टर का, यहाँ पे टैक्स लायबिलिटी की कैलकुलेशन करनी है उसके रेसिडेंशियल स्टेटस के बेस पे। ये जो डेट दी हुई ना, डेट, इस डेट के बेस पे अपने को पहले उसका क्या निकालना है? रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना है। रेसिडेंशियल स्टेटस निकालने के बाद उसकी क्या निकालनी है? टैक्स लायबिलिटी। तो ये क्वेश्चन के लिए पहली बार मतलब पहली बात मैं क्लियर कर दे रहा हूं, ध्यान से सुनते जाओ। ये जो क्वेश्चन है ये यूनिट नंबर 1 का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें अपने को क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? रेसिडेंशियल स्टेटस भी कैलकुलेट करना पड़ेगा और साथ में टैक्स लायबिलिटी भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। चलो, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर है ना 2 पार्ट है, 2 बार सॉल्व होगा ये क्वेश्चन। दोनों ही केस में अपने को क्या निकालना है? टैक्स लायबिलिटी निकालना है। नीचे 2 सिचुएशन दे दी है। यदि वो इंडिया छोड़ के जा रहा है 1 जुलाई 2025 को, यदि वो इंडिया छोड़ के जा रहा है कब? 31 अक्टूबर 2025 को। इंडिया छोड़ के क्यों जा रहा है पहले ये बताओ। अगर कोई सिटीजन है इंडिया का, उसकी इंडिया के बाहर नौकरी लग जाती है, एम्प्लॉयमेंट के लिए इंडिया छोड़ के जा रहा है, तो याद है आप लोगों को बेसिक कंडीशन नंबर 2 क्या बोलता है? बेसिक कंडीशन नंबर 2 क्या थी, याद है आप लोगों को? पहली बेसिक कंडीशन क्या बोलती है कि उसको इंडिया में कितना दिन होना चाहिए? एटलीस्ट 182 डेज होना चाहिए, पहली बेसिक कंडीशन। दूसरी बेसिक कंडीशन क्या बोलती है? 60 प्लस 365 डेज होना चाहिए। लेकिन ये 60 डेज के 3 एक्सेप्शन थे, याद है आप लोगों को? ये 60 डेज के बदले हमको कितना दिन देखना रहता है? 182 डेज देखना रहता है 3 एक्सेप्शन में। पहला क्या था? अ पर्सन लिविंग इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पस ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अगर कोई पर्सन इंडिया छोड़ के जा रहा है एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए प्रीवियस ईयर में, तो उसके केस में सेकेंड नंबर की बेसिक कंडीशन में हम 60 दिन नहीं देखेंगे। कितना दिन देखेंगे? 182 डेज देखेंगे, और प्लस 365 तो देखना ही। तो ये प्रॉपर एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं मैं, देखते जाओ आप लोग कैसे सॉल्व होगा ये क्वेश्चन। चलो, सबसे पहले अपन बात करेंगे केस 1, when he
लीव्स इंडिया ऑन 1 जुलाई 2025। वो इंडिया छोड़ के कब जा रहा है? 1 जुलाई 2025 को। तो इस बेस पे उसकी रेसिडेंशियल स्टेटस पहले निकालेंगे। तो रेसिडेंशियल स्टेटस निकालने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है? कैलकुलेशन ऑफ डेज ऑफ स्टे इन इंडिया। कैलकुलेशन ऑफ डेज ऑफ स्टे इन इंडिया। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे प्रीवियस ईयर की। प्रीवियस ईयर हमारा क्या है? 2024-25। तो 2024-25 में अगर आप देखोगे, अच्छा 2024-25 के पहले का कुछ रिकॉर्ड दिया है क्या इसका? कितना दिन इंडिया में था, क्या था? तो एक छोटा सा एजम्पशन लेना पड़ेगा कि इसकी नौकरी लगी है ना, तभी इंडिया के बाहर जा रहा है। उसके पहले कहाँ रहता था? वो इंडिया में रहता था, ऐसा अपने को मानना है। हाँ, तो देखो हम अभी बात प्रीवियस ईयर की कर रहे हैं। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो एक साल में 12 महीने होते हैं। तो बताओ इस क्वेश्चन में ये कब जा रहा है बाहर? 1 जुलाई को बाहर जा रहा है। मतलब अप्रैल में वो कहाँ रहा होगा? तो अप्रैल में कितने दिन होते? 30 दिन। मई में वो कहाँ रहा होगा? इंडिया में, तो 31। जून में कितना दिन रहा होगा इंडिया में? 30। और जुलाई में कब जा रहे हैं? तो जिस दिन वो जाता है उस दिन को भी इंडिया में मानते हैं, जिस दिन वो आता है उस दिन भी इंडिया में मानते हैं। तो जुलाई का एक दिन। बाकी अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये पूरे दिन इंडिया में रहा? वो नहीं रहा। तो यहाँ पर कितना दिन हो रहा है? 92 हो रहा है। ठीक है सुनो। तो बताओ प्रीवियस ईयर में वो कितने दिन इंडिया में रहा? 92 डेज रहा। उसके पहले कितना दिन इंडिया में था? मान रहे कि पूरे दिन इंडिया में ही रहता था इसके पहले। चलो, स्टेप नंबर 1 हो गया। अब स्टेप नंबर 2 में आ जाओ, बेसिक कंडीशन। बेसिक कंडीशन नंबर 1 क्या बोलती है? पूरा लिखूं कि समझ जाओगे? प्रीवियस ईयर में उसको एटलीस्ट कितना दिन रहना पड़ेगा? तो बताओ वो भाई ने पहली कंडीशन पूरी करी क्या? उसको कम से कम 182 दिन इंडिया में रहना था, नहीं रहा। दूसरी कंडीशन, प्रीवियस ईयर में कितना दिन रहना था उसको? 182 डेज। 60 वाला कंडीशन यहाँ पे नहीं लिखोगे, मैं लिखूंगा भी, नोट बनाऊंगा नीचे में कि यहाँ पर नॉर्मल कंडीशन में हम कितना दिन देखते हैं? 60। लेकिन ये भाई जो है इंडिया क्यों छोड़ के जा रहा है प्रीवियस ईयर में? एम्प्लॉयमेंट। तो इस एक्सेप्शन में आ गया, तो इसलिए 60 दिन नहीं देखेंगे। कितना दिन देखेंगे? 182 डेज देखेंगे। तो 182 डेज प्रीवियस ईयर में होना चाहिए, प्लस पिछले 4 साल में, प्रीवियस ईयर के पहले के 4 साल में कितना दिन होना चाहिए इसको? तो ना तो पहली कंडीशन पूरी कर रहा है, ना ही दूसरी कंडीशन पूरी कर रहा है। तो वो क्या बन जाएगा? नाम दिए कि क्वेश्चन में इसका? सिंस मिस्टर एक्स is not satisfying any of the basic condition, hence Mr. X is a नॉन रेसिडेंट। यहां पर एक नोट लिख रहा हूं, मिस्टर एक्स अ इंडियन सिटीजन एक मिनट ना, वर्ड थोड़ा सा जमा के लिख देता हूं। इन बेसिक कंडीशन नंबर 2, 182 days will be
considered instead of 60 days during previous year, because Mr. X is a Indian citizen and leaving India during previous year for एम्प्लॉयमेंट पर्पस। कितनी बात समझ में आ गई? मिस्टर एक्स जो है एक इंडियन सिटीजन है, इंडिया छोड़ के जा रहा है एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए। इस वजह से हम बेसिक कंडीशन नंबर जो 2 है ना, वहां पे 60 दिन नहीं देखेंगे। कितना दिन देखेंगे? 182 दिन देखेंगे। इस वजह से वो क्या बन गया? नॉन रेसिडेंट बन गया। अब यहाँ पे आपका काम खत्म हो गया कि नहीं? अब आपको क्या निकालना है? टैक्स लायबिलिटी निकालना है। क्या निकालना है? टैक्स लायबिलिटी। चलो अब इसी केस में अपन टैक्स लायबिलिटी निकालते। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। मैंने आप लोगों को टैक्स लायबिलिटी की कंप्यूटेशन सिखाई है। अब ये भाई जो है नॉर्मल क्या बोल रहा था मैं, ये जो भाई ये क्या है? नॉन रेसिडेंट है। तो नॉन रेसिडेंट लोगों के लिए जो टैक्स का रेट लगता है वो क्या लगता है? तो पहले तो अपन एक काम करते, स्टेप बाय स्टेप, जैसे मैंने टैक्स लायबिलिटी की कैलकुलेशन करना सिखाया अपन उसको फॉलो करते। सबसे पहले पर्सनल डिटेल्स। पर्सनल डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स में नेम, नेम है, नेम क्या है? मिस्टर एक्स। एज, एज दिया है क्या? बिलो 60 इयर्स एज्यूम्ड। और उसकी रेसिडेंशियल स्टेटस क्या लिखोगे? अब अपन ऊपर कैलकुलेट किए हैं तो क्या लिखोगे? अब नॉन रेसिडेंट। इतनी बात समझ में आ गई? अब अपन बात करेंगे लोकेंद्र बाइफर्केशन ऑफ इनकम की। बाइफर्केशन ऑफ इनकम, सुनो क्वेश्चन में आ जाओ। इसकी टोटल इनकम कितनी थी? टोटल तो 12,80,000 है, जिसमें से 6,30,000 इंडिया में था तब कमाया था, और बाकी की इनकम कब कब आया है? वो जब इंडिया छोड़ दिया तब। और ये भाई क्या है? तो आप लोगों को ये पता होगा कि, सुनना ध्यान से, एक होती है इंडियन इनकम, एक होती है फॉरेन इनकम। एक होती है इंडियन इनकम और एक होती है क्या? फॉरेन इनकम। ध्यान से देखते जाओ। रेसिडेंशियल स्टेटस कितने टाइप के होते हैं? 3 होते हैं, जिसमें से OR और NOR किसके अंदर आता है? रेसिडेंट के अंदर आता है। तो मैं अगर बोलूं इंडियन इनकम अगर OR है, अगर क्या है वो? OR है, अगर OR, तो उसकी इंडियन इनकम पे भी टैक्स लगेगा और उसकी फॉरेन इनकम पे भी टैक्स लगेगा। अगर वो क्या है? OR है तो उसकी इंडियन इनकम पे भी टैक्स लगेगा नीतीश, और फॉरेन इनकम पे भी टैक्स लगेगा। अगर वो NR है तो केवल उसकी इंडियन इनकम पे ही टैक्स लगाना है, फॉरेन इनकम पे टैक्स नहीं लगाना है। नहीं समझे? इनकम कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की, एक होती है इंडियन और दूसरी फॉरेन। अगर वो OR है तो उसकी इंडियन इनकम पे भी टैक्स लगेगा और उसकी फॉरेन इनकम पे भी टैक्स लगेगा। और अगर वो NR है तो इंडियन पे लगेगा, फॉरेन पे नहीं लगेगा। और अगर NOR है तो इंडियन पे तो लगना ही है, कुछ फॉरेन इनकम पे लगेगा और कुछ फॉरेन इनकम पे नहीं लगेगा, ऐसा है। तो अभी फिलहाल हमारा जो मिस्टर एक्स है वो क्या है? नॉन रेसिडेंट है। तो उसकी कौन सी इनकम पे टैक्स लगाएंगे, कौन से पे नहीं लगाएंगे? इंडियन इनकम पे लगेगा, फॉरेन पे नहीं लगेगा। समझ में आ गई बात? भाई ये क्वेश्चन है ना, ये जब क्लास पूरी हो जाएगी तो इसका वीडियो मैं आप लोगों को दे दूंगा, 3-4 बार दोबारा से घुमा फिरा के देख लेना।
क्योंकि मेरे को मालूम है थोड़ा सा मैं इसको समझाते हुए चल रहा हूँ क्वेश्चन को, तो ये वीडियो थोड़ा सा एक क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा लेंदी चला जाएगा, तो बीच बीच में है ना आप लोगों के दिमाग से कुछ कुछ चीजें स्किप हो जा रही होगी, तो 2 बार 3 बार देख लोगे, एक बार खुद से बना के देख लेना, ये क्वेश्चन पेपर में आने का चांस रहता है और आया भी है पेपर में। ठीक है, इस क्वेश्चन को इग्नोर करके मत जाना। तो अभी इस ये क्लियर हो गया कि कौन सी इनकम पे टैक्स लगेगा। अच्छा, अब जब अपन बाइफर्केशन ऑफ इनकम करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, नॉर्मल इनकम और स्पेशल इनकम को बांटते हैं 2 पार्ट में। तो यहाँ पर ऐसा कुछ दिया है कि नॉर्मल इनकम, स्पेशल इनकम, तो जितनी इनकम है हम पूरी क्या मान ले उसको, नॉर्मल इनकम। इनकम फ्रॉम इंडिया कितनी है, इनकम फ्रॉम आउटसाइड इंडिया कितनी है, 6 लाख। तो है लिखोगे नॉट टैक्सेबल बिकॉज मिस्टर एक्स इज नॉन रेसिडेंट। ठीक है, assumed all the income of Mr. X is normal income। ठीक है, चलो अब अपन बात करेंगे टैक्स लायबिलिटी की। टैक्स की कैलकुलेशन, टैक्स ऑन नॉर्मल इनकम, टैक्स ऑन नॉर्मल इनकम। अब ये भाई नॉन रेसिडेंट है, तो अब एक मिनट आप लोग टैक्स लायबिलिटी के नोट्स में आ जाओ, टैक्स लायबिलिटी के नोट्स में आ जाओ। टैक्स लायबिलिटी के नोट्स में आओगे जब आप लोग, तो टैक्स के रेट्स खोल लो, टैक्स के रेट्स खोल लो। ओल्ड स्कीम वाले पढ़ो क्या लिखा है, इफ एज इज मोर देन 80 ईयर्स, अगर एज कितनी है 80 साल से ज्यादा है, एंड एसईसी इज रेसिडेंट, अगर वो रेसिडेंट भी है और 80 साल से ज्यादा है, तो कौन सा वाला रेट लगेगा, 5 लाख वाला। तो ये अभी हमारे क्वेश्चन में आया क्या, नहीं, हमने तो उसकी एज क्या मानी 60 से नीचे, और उसकी रेसिडेंशियल स्टेटस क्या थी, तो ये वाला हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। दूसरे वाले में आओ, एज इज मोर देन 60 ईयर्स एंड एसईसी इज रेसिडेंट, तो ये क्या इसमें भी लग रहा है क्या, नहीं है। अब इसमें पढ़ो क्या लिखा है, इफ एज इज बिलो 60 ईयर्स और अदर केस मतलब वो नॉन रेसिडेंट है, तो ये अदर केस के बदले आप यहाँ पे लिख सकते हो, तो ये वाला टैक्स का रेट लगेगा, तो 2.5 लाख रुपए तक नील, 2.5 से 5 लाख तक 5%, 5 से 10 तक 20%, और 10 लाख से ऊपर में 30%। चलो तो 0 से लेकर 2,50,000 तक, टू 5 लाख, दैट इज 2,50,000 इंटू कितना परसेंट, 5%, सॉरी कितना आएगा, 12,500। 5 लाख 1 से 1,30,000 आता है इसमें, इंटू 20% कितना होता है, 38। ठीक है, अब इसमें एग्रीकल्चर इनकम ये सब लफड़े झपड़े है नहीं, तो सीधा मैं अब ऐड कर दे रहा हूँ क्या यहाँ पे। अच्छा, रिबेट मिलेगा कि 87A का, रिबेट कब मिलता है भाई नीतीश बता सकते हो,
उसकी इनकम जो है 5 लाख तक होनी चाहिए, और वो आदमी क्या होना चाहिए, रेसिडेंट, तो दोनों नहीं है। तो 4% एजुकेशन सेस, प्रीपेड टैक्सेस वगैरह नहीं है, तो यहाँ पे टोटल टैक्स लायबिलिटी कितना आ जाएगा, 40040। सुन लो मेरी बात, टैक्स की कैलकुलेशन देखो इतनी सी हुई है, इधर देखो टैक्स की कैलकुलेशन इतनी सी बस है, जो उधर दिमाग लगाना पड़ा और क्या इधर लगाना पड़ा, रेसिडेंशियल स्टेटस में। क्लियर है? अब ये क्वेश्चन का पार्ट बी बचा है, सुन लो जल्दी बन जाएगा। अब फिर क्या बोलता है, इफ ही लीव्स इंडिया ऑन 31st ऑफ अक्टूबर 2025, अब वो 31 अक्टूबर को छोड़ के जा रहा है इंडिया। पहले वाले में कब गया था वो, अब वो 31 अक्टूबर को छोड़ के जा रहे हैं। चलो, इफ ही लीव्स इंडिया ऑन 31st ऑफ अक्टूबर इधर देखो दीदी लोग, आगे बढ़े। अब 31 अक्टूबर को जा रहा है, तो क्या दिन चेंज होने के कारण, डेट चेंज होने के कारण क्या उसकी रेसिडेंशियल स्टेटस बदल जाएगी कि वही रहेगी, बदल जाएगी। तो यहां पर आपको फिर से रेसिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेट करना है, फिर से। ठीक है, अच्छा मैं अभी इस क्वेश्चन को लेंदी कर दिया ना, तो इस क्वेश्चन को बनाने का एक तरीका और है, आप इसको इधर पर्टिकुलर्स बना देना और इधर 2 ठो कॉलम खींच देना, तो 2 कॉलम में 2 कंडीशन, तो जो पर्टिकुलर्स वाला जो पार्ट है ना, उसको 2 बार लिखना नहीं पड़ेगा, एक बार में हो जाएगा। ठीक है, वो कैसे बनेगा मैं आपको अलग से बता दूंगा, पहले इधर देखो, रेसिडेंशियल स्टेटस, कैलकुलेशन ऑफ डेज, कैलकुलेशन ऑफ डेज। अब कैलकुलेशन ऑफ डेज में सबसे पहले हम 2024-25 की बात करेंगे, जो हमारा प्रीवियस ईयर है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। अप्रैल में कितना दिन रहा होगा वो, मई में, जून में 30, जुलाई में, अगस्त में, बहुत सारे लोगों को लगता है जुलाई 31 है तो अगस्त कितने का होना चाहिए, 30 का, नहीं भैया 31 का ही होता है। सितंबर, अक्टूबर में कब जा रहा है वो, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में नहीं रहा। कितना दिन आ रहा है बोलो, हाँ 240, 214 दिन आ रहा है। ठीक है, अब बताओ, यहां की जब बेसिक कंडीशन की बात करेंगे तो पहले नंबर की बेसिक कंडीशन क्या बोलती है, हो रहा है। दूसरे नंबर की बेसिक कंडीशन क्या बोलती है, दोनों कंडीशन पूरी बन गया तो इसकी रेसिडेंशियल स्टेटस क्या हो जाएगी। अब मैंने बोला था आप लोगों को क्वेश्चन स्टार्ट करते समय कि पुराना डेटा नहीं दिया हुआ अपने को, सिर्फ 2025-24 का ही दिया हुआ है, तो उसके पहले का डेटा नहीं, मतलब हम ये एज्यूम करें कि शुरू से कहाँ रहता होगा वो, इंडिया में रहता होगा। तो इसका एडिशनल कंडीशन जो है, पहली वाली क्या बोलती है, 730 दिन वाला, ये भी पूरा कर लिया होगा। और दूसरी कंडीशन क्या बोलती है, 10 साल में 2 साल तक क्या होना चाहिए, ये भी पूरा कर ही लिया होगा। तो जब सारी कंडीशन पूरी हो जा रही है तो वो भाई क्या बन गया, ओआर बन गया। ओआर मतलब एक रेसिडेंट होता है। ठीक है, और मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था ओआर के केस में इंडियन इनकम भी टैक्सेबल होती है और फॉरेन इनकम भी टैक्सेबल होती है। डिटेल्स ऑफ इनकम या बाइफरकेशन ऑफ इनकम, जो लिखना है लिख लो। नहीं, पहले पर्सनल डिटेल्स लिखोगे। नेम क्या है, एज,
और इसकी रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है? OR। ठीक है, OR। बाइफर्केशन ऑफ इनकम। अब देखो ये OR है तो इसकी इंडियन इनकम जो है कितनी है? 36। और फॉरेन इनकम ये भी टैक्सेबल है, तो टोटल 12 लाख। अब इसके ऊपर अपन टैक्स लगाएंगे, टैक्स ऑन नॉर्मल इनकम। तो 0 से लेकर 2.5 लाख, 2,50,000 1 से 5 लाख, तो कितना आएगा? 2.5 लाख का 12,500। और 5 लाख से 10 लाख तक तो 5 लाख का 20% होगा। उसके बाद 10 लाख के भी ऊपर कितनी इनकम नीतीश? दो लाख 80,000 का 30%, प्लस 4% एजुकेशन सेस, कितना आएगा? हाँ, टोटल मार दो। बस सुन लो, अगर वो आदमी नॉन रेसिडेंट था तो उसकी टैक्स लायबिलिटी कितनी आई थी? और वो क्या बन गया? रेसिडेंट बन गया, तो उसकी टैक्स लायबिलिटी इतनी आई। देखो क्वेश्चन लेंदी नहीं है, समझाने में मेरे को समय लगा करके लेंदी लग रहा हो आप लोग, ठीक है। और ये क्वेश्चन पेपर में आया वो क्वेश्चन है, और क्वेश्चन कितना बड़ा है। बहुत सारे लोग छोड़ के इसलिए आ जाते हैं इसको, अरे इतना सा क्वेश्चन है 15 नंबर का कहाँ देगा। यह दमदार क्वेश्चन है, 15 नंबर की औकात रखता है ये क्वेश्चन, क्योंकि 2 बार कैलकुलेशन करना है आप लोगों को, ठीक है। देख लेते हैं, बताओ। इतना समझ में आया? अब आगे बताऊं मैं? इधर ओ भाई, इधर देखो, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? भाई आप सुनते नहीं हो, फिर आप मेरे को क्या बोलते हो फोन लगा के? बता दूं पब्लिक को? बताऊं पब्लिक को? बताऊं पब्लिक को? नहीं, मैं नहीं बताऊंगा। इधर देखो पहले बस। ऑनलाइन वाले भी बोलते होंगे ना, कौन है ये नीतीश? बहुत अच्छा लड़का है नीतीश। क्लास ओवर होने के बाद उनको फोटो दिखा दूंगा, ठीक है। इधर देखो सब, इधर इधर। ओ भाई, एक नया रूल ओ दीदी इधर देखो, एक नया रूल बताना है। आप लोगों के कारण है ना, मेरे को वीडियो एडिट करना पड़ेगा, अभी इतना पार्ट को काटना पड़ेगा 20 से। मेहनत बढ़ा देते हो आप लोग। बताओ कि नहीं बताओ? खांस लो भाई अच्छे से। आप थे क्या? मैं लड़के को सोच रहा हूँ, कोई लड़का खांस रहा करके। सुनो सुनो, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई आप लोगों को? अब उसको अलग से बोलना पड़ेगा। इधर देखो ना भाई, इतनी बात समझ में आई आप लोगों को?
जब वो नॉन रेसिडेंट था तो उसकी सिर्फ इंडियन इनकम पे टैक्स लगा था, और जब वो रेसिडेंट रहा तो कितनी इनकम पे टैक्स लगा? दोनों इनकम पर, इंडियन प्लस फॉरेन दोनों पे। क्या होता है जब कोई पर्सन इंडिया छोड़ के जा रहा है, अब वो तो जा रहे हैं ना, तो उससे जितना टैक्स लेना चाहिए इंडियन इनकम पे उससे पहले वसूल लिया जाता है। दे भाई तू अभी दे दे हमको पैसा, क्योंकि बाहर जाएगा तेरे को कौन पकड़ेगा बाहर जाने के बाद? नहीं समझे मेरी बात को? तो उसकी इंडियन इनकम पे जितना टैक्स बनता है, तो अभी अपन ने निकाला ना इंडियन इनकम पे कितना टैक्स बनता है। अभी टोटल टैक्स कितना बन रहा था? सेकेंड केस में टोटल टैक्स कितना बन रहा है? 2,04,360, और इसकी इंडियन इनकम पे टैक्स अपन ने पहले केस में निकाला था कितना? 40,000। कितना आएगा बचा हुआ बताओ? एक इतना टैक्स जो है उसका आएगा, बाकी उससे तुरंत तुरंत वसूल लिया जाएगा। भाई तू अभी दे पैसा। नहीं समझे? उसके ऊपर टोटल टैक्स लायबिलिटी कितनी आ रही है? 2,04,360। ये जो टैक्स है ये दोनों इनकम पर मिला के, इंडियन इनकम पे भी और फॉरेन इनकम पे मिला के। अब फॉरेन की इनकम में टैक्स कब कम आया होगा? जब फॉरेन, मतलब फॉरेन के इनकम पर टैक्स, फॉरेन इनकम कब कमाया होगा? वो फॉरेन जाएगा तब। अब वो फॉरेन जा कब रहा है? 31 अक्टूबर। तो भाई वो जो शुरू का जब 6,30,000 कमाया था वो कब कमाया था? इंडिया में। और बाद का 6,50 कब कमाएगा? जब वो विदेश जाएगा तब। तो इस 31 तारीख को जब इंडिया से बाहर जा रहा है तो ये 6,30 के ऊपर भाई तू अभी टैक्स दे दे, वहां जाएगा जब कमाएगा तब का तब देख लेंगे, लेकिन अभी 6,30 पे टैक्स दे के जा। तो अभी प्रेजेंट में वो कितना टैक्स पटा के जाएगा? समझे मेरी बात को? अभी तुरंत उससे टैक्स ले लेंगे। इसको एक प्रकार का क्या मानते मालूम है? प्रीपेड टैक्स। पहले से इससे टैक्स ले लेंगे और बाकी का इससे अगले साल लेते रहेंगे, क्योंकि अभी कमाया नहीं, बाद में कमाएगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आई? तो ये जो इंडियन वाला जो टैक्स है, इंडियन इनकम पर जो लगने वाला टैक्स है, उससे जस्ट जिस समय भाई जब कोई इंडिया छोड़ के जाता है तो पासपोर्ट और वीजा करवाते हैं ना, लफड़ा झपड़ा, तो वीजा में यही चेक किया जाता है इसका कोई टैक्स ड्यू तो नहीं है। टैक्स ड्यू होगा जाने नहीं देंगे, वीजा परमिट नहीं मिलेगा आपको। नहीं समझे? बोलो। वो बोल रहा है कि बिफोर लिविंग इंडिया, डेट नहीं बोला है। क्वेश्चन में पढ़ो ना क्या लिखा है। क्वेश्चन में ऐसा नहीं लिखा है कि जुलाई तक की इनकम है। क्या बोल रहा है वो? एस्टिमेटेड टोटल इनकम टिल डिपार्चर फ्रॉम इंडिया, इंडिया छोड़ने के पहले तक की इनकम। तो दो कंडीशन में, एक बार इधर छोड़ा एक बार इधर छोड़ा है। तो यहां पर जुलाई मानोगे, लेकिन यहां पर क्या मानोगे? अक्टूबर। तो अक्टूबर तक कमाया होगा मानेंगे अपन। ठीक है, तो जब भी कोई पर्सन इंडिया छोड़ के जा रहा है तो यहाँ की जो गवर्नमेंट है उससे वीजा वीजा अप्रूव करने के पहले ही पूरा यहाँ का टैक्स क्लियरेंस करवाती है। अगर कुछ देना लेना है तभी आपको वीजा अप्रूव होगा, नहीं तो नहीं होगा। क्लियर है मेरी बात? तो इससे कितना अभी तुरंत में ले लिया जाएगा? 40,000 40 ले लिया जाएगा, बाकी का भाई जब कमाएगा तब हम देखते रहेंगे। ऐसा क्लियर है? चलो, तो ये क्वेश्चन खत्म हो गया। आप लोगों को ये वीडियो 2-3 बार देख लेना पेपर में जाने के पहले। इजी है, कॉन्सेप्ट नया है।